हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और आप सभी का मेरे चैनल लीगल रूप पे स्वागत है। आज हम अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इस पर्टिकुलर टॉपिक की सब कैटेगरी इंटरनेशनल कन्वेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ कम सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ मीन्स जो इंटरनेशनल लॉ है वो आपको और जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सो सोर्सेज क्या है? प्रोसेसेस बाय विच द रूल्स बिकम आइडेंटिफिएबल एज rules of law or rules of international law. So in this regarding we have article 38 with us, which is very relevant, of statute of ICJ, which was passed in the year of 1945. अब ICJ का फंक्शन क्या है? Its function is to decide the international dispute in accordance with the international law. So वो international law कहाँ से derive करते हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन से। और इंटरनेशनल कन्वेंशन जनरल भी हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है। एस्टेब्लिशिंग रूल्स, रूल्स मीन मतलब इंटरनेशनल रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द contesting state. That means it is only out of the express consent you get international convention in force. ठीक है? तो this is the first source. The second source is international custom. International custom क्या है? Journal practice accepted as law. The third source is general principles of law recognized by civilized nations. So these three sources are nothing but primary means for the determination of rules of law to decide a international dispute. अगर ये तीन नहीं है, then by virtue of subclause D it says judicial decisions and teachings of highly qualified publicists of various nations can be taken as a subsidiary means for the determination of rules of law to decide a international dispute. So in 1945 ICJ की जो स्टैट्यूट है उन्हें हमें 5 सोर्सेज के बारे में बता दिया था। इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ being the primary means, judicial decision and teaching of highly qualified publicists being the subsidiary means. अब अगर आपके ये पांचों सोर्सेज आईसीजे के पास नहीं है तो आपका क्लॉज 2 कहता है द कोर्ट कैन डिसाइड अ केस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्स एको एथ बोनो। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। इसका मतलब कि आप केस को ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी डिसाइड कर सकते हैं, पर तभी जब स्टेट पार्टी इस चीज के लिए एग्री कर दें आपस में। इंटरनेशनल कन्वेंशंस। हम कन्वेंशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो कन्वेंशन टर्म है वो बहुत ही जनरल टर्म है और इंक्लूसिव सेंस में यूज की जाती है। अगर कन्वेंशन की बात हम करें तो हम इसे ट्रीटी के लिए भी यूज कर लेते हैं, एग्रीमेंट के लिए भी और प्रोटोकॉल के लिए भी। लेकिन जो आपकी ट्रीटीज होती हैं वो एक जर्नली बायलेटरल होती है और लिमिटेड इन स्कोप होती है। जो आपकी कन्वेंशंस होती हैं वो मल्टीलेटरल होती हैं एंड दे आर वाइडर इन स्कोप। और जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या होती हैं? जैसे हमारे डोमेस्टिक लॉ में अमेंडमेंट्स होती हैं। सो कभी भी अगर आप कन्वेंशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोटोकॉल्स उसे बोला जाता है। जो आपकी कन्वेंशन है वो जनरल भी हो सकती है और वो पर्टिकुलर भी हो सकती है। जनरल मतलब इट कैन हैव नंबर ऑफ पार्टीज, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा आपकी कन्वेंशन का, उसका करेक्टर जो होगा वो जनरल हो सकता है। और पर्टिकुलर कन्वेंशन का क्या मतलब है? लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टीज है और जो सब्जेक्ट मैटर का करेक्टर है वो भी लिमिटेड है। फिर आता है आपके पास आर्टिकल 2 ऑफ वीसीएलटी, दैट इज वेना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। ये बात करता है या डेफिनेशन देता है आपको ट्रीटी की। दैट इज treaty is an agreement whereby two or more states establish or seeks to establish a relationship between them governed by international law. So this is the one codified definition of treaty. फिर आपके पास आता है आर्टिकल 3 ऑफ वीसीएलटी जो बताता है जो ट्रीटीज होती हैं वो अप्लाई किसके बिटवीन करती हैं? स्टेट्स के बीच में। एंड साथ ही साथ में ये एक्नॉलेज करता है अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एज दोज इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? जो आपकी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी मेंबर्स हो सकती हैं। और साथ में दूसरा पॉइंट क्या है? जो एग्रीमेंट्स हैं विच आर नॉट इन रिटन फॉर्म स्टिल दे हैव
लीगल रेलेवेंस, इसका मतलब क्या है, जो आपके ओरल एग्रीमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे इंटरनेशनल लॉ में लीगली बाइंडिंग होंगे, और उनको हम कभी कभी कस्टम्स भी बोल देते हैं। ठीक है। अब आपका जो आर्टिकल 26 है वो बात करता है प्रिंसिपल की। कौन सा प्रिंसिपल? पैक्टा सन्ट सर्वेंडा, जो कि पहले एक कस्टम था और बाद में हमने इसे कोडिफाइड कर दिया अंडर आर्टिकल 26 ऑफ VCLT, जिसका मतलब क्या है, every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Now comes the types of treaty. सबसे पहले हमारे पास है law making treaty which are larger in scope. Then we have the second one, the treaty contracts which are limited in scope. So law making treaty क्या होती है, is one that establishes general rule of international law that applies broadly to many states. इसका application क्या होता है, वो broad होता है. These treaties often resemble legislation at international level. और इसके key features क्या होते हैं, इट सेट्स यूनिवर्सल नॉर्म और स्टैंडर्ड्स, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्म नॉर्म बन जाता है या स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी, intended to be binding on a wider group of states because its application is broader. That means it's going to apply to a wider group of states and often deals with the global issues like human rights, environment protection and disarmament. एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जिनेवा कन्वेंशन है, वो क्या है, लॉ मेकिंग ट्रीटी है क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में बात करती है. द पेरिस एग्रीमेंट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी एज इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. एंड in Geneva Convention and Paris Convention, they have established a uniform norm or uniform standard at a international level. And the third example is Convention on the Law of Sea. Then the second one is ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अपने स्कोप में लिमिटेड है. ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट इज मोर लाइक अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट. इट क्रिएट्स स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व विदाउट एमिंग टू एस्टेब्लिश जनरल इंटरनेशनल लॉ. इसका एक तो एप्लीकेबिलिटी भी लिमिटेड रहती है, स्टेट पार्टीज भी लिमिटेड रहती हैं, और यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टीज के बीच में. तो की फीचर्स क्या है, इट अप्लाइज ओनली टू सिग्नेटरी स्टेट्स जो कि लिमिटेड ही रहती हैं. इट फोकसेस ऑन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑफन डील्स विद बायलेटरल और रीजनल इश्यूज, जो इंटरनेशनली इश्यूज तो नहीं होंगे बट रीजनल इश्यूज होंगे या दो कंट्री के बीच के इश्यूज होंगे, जैसे कि ट्रेड, बॉर्डर, डिफेंस. एग्जाम्पल आ जाता है जैसे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन टू स्टेट या डिफेंस पैक्ट बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स. नाउ द स्टेप्स इन ट्रीटी मेकिंग प्रोसेस. जब हम स्टेप्स करेंगे तो आप अपने दिमाग में यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर ध्यान रखें. तो सबसे पहले क्या होता है, उनमें नेगोशिएशन होती है, जितने भी स्टेट मेंबर्स होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, और फिर वो अडॉप्ट करते हैं द टेक्स्ट एंड देन दे ऑथेंटिकेट द पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड लास्टली दे साइन इट. लेकिन जब वो साइन करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन को, तो वो उनकी कंट्रीज में एकदम से एनफोर्स नहीं होती हैं. एनफोर्स कब होती हैं, रेटिफिकेशन. और इंडिया में फॉर एग्जांपल रेटिफिकेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट. ठीक है. तो आप जब उसे रेटिफाई कर दोगे, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, वो आपकी कंट्री में एनफोर्स्ड हो जाएगी. ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन विच इज अ वेरी कॉमन सेंस स्टेप. एंड देन द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन, जो आपकी एग्जीक्यूटरी और जुडिशरी मशीनरी करती है. ठीक है. नाउ द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन टर्मिनेट अ ट्रीटी. पहला तो है म्यूचुअल कंसेंट. अगर दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज ही कंसेंट कर देती हैं तो उस ट्रीटी को आप टर्मिनेट कर देते हो. एंड देन फुलफिलमेंट ऑफ ट्रीटी ऑब्जेक्टिव्स, जब आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं. एक्सपायरेशन क्लॉज, अगर आपने कोई लास्ट डेट या ईयर दे रखा है, उस ईयर के या डेट के एक्सपायर होने पर आपकी ट्रीटी क्या हो जाती है, टर्मिनेट. अगर कोई मटीरियल ब्रीच हो जाता है किसी एसेंशियल कंडीशन का, तब भी आप ट्रीटी क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो. फिफ्थ वन इज फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसको हम रिबस सिक्स स्टैंडेबस भी बोलते हैं. ये हम इससे रिलेटेड केस लॉ भी पढ़ेंगे. सिक्स्थ वन इज एमरजेंस ऑफ अ
न्यू प्रीएम्प्टरी नॉर्म जिसको हम ह्यूज कोजेंस भी बोलते हैं। देन द सेवेंथ वन इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप इम्पॉसिबल ही हो जाए उस ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस को पूरा करना तब भी वो टर्मिनेट हो जाती है। अगर कोई विड्रॉल क्लॉज भी दे रखा है तो कोई कंट्री अगर विड्रॉ करती है तब टर्मिनेट हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अगर कोई कंट्रीज के बीच में वॉर या हॉस्टिलिटीज हो जाती हैं तब भी इट बिकम्स अ ग्राउंड टू टर्मिनेट अ treaty. Now, very important case with regards to the termination of treaties is fisheries jurisdiction case, और ये केस हुआ था आपका यूके एंड आइसलैंड के बीच में इन द ईयर 1973. So facts of the case were इन 1961 आइसलैंड और यूके में एक एग्रीमेंट होता है बाय वर्च्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ नोट्स कि वो अपने अपने कंट्रीज में 12 माइल्स की फिशरीज लिमिट रखेंगे, और आइसलैंड इन रिटर्न एग्री करता है कि जब कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा दैट इज हैपनिंग बियॉन्ड 12 माइल्स लिमिट, तो वो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को कहाँ रेफर करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब यहाँ पर यूके एप्लीकेशन फाइल करता है बिफोर आईसीजे, जब आइसलैंड प्रपोज करता है कि वो अपनी एक्सक्लूसिव फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड करेगा फ्रॉम 12 miles to 50 miles around its shores in the year 1972, और वो कहता है कि जो पहला एग्रीमेंट था यूके एंड आइसलैंड के बीच में दैट इज नो लॉन्गर वैलिड, वाई बिकॉज देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस नाउ। तो यहाँ पर जब ये मैटर आईसीजे में जाता है तो आईसीजे कहता है यस, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस इज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी और कन्वेंशन, बट इट इज नेसेसरी कि वहाँ पर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस की, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी रेडिकल होनी चाहिए कि जो स्टेट ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म ही ना हो सके, तभी वो ग्राउंड बनता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी। पर जो चेंजेस हैं, द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एलिज्ड बाय आइसलैंड कैन नॉट बी सेड टू हैव ट्रांसफॉर्म्ड रेडिकली द एक्सटेंट ऑफ द jurisdictional obligation that was imposed in 1961 exchange of notes। वो कहते हैं कि जो भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आइसलैंड बता रहा है वो इतनी रेडिकल नहीं है जिसकी वजह से जो उनकी jurisdictional obligations है उसको एक्सटेंड करा जाए फ्रॉम 12 miles to 50 miles। Now comes the landmark case of the North Sea continental shelf case, that is Germany, Denmark and the Netherlands. North Sea contain valuable oil and gas reserve, ये आपका सारा North Sea है और यहाँ पर बहुत से गैस रिजर्व्स भी हैं। सो जो जर्मनी की कोस्ट लाइन है अगर आप देखें तो वो क्या है, कॉनकेव है, जहाँ पर डेनमार्क और नीदरलैंड की कोस्ट लाइन क्या है, आपकी वेक्स है। तो यहाँ पे डेनमार्क और नीदरलैंड ने जिनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा था, दे बोथ वर द पार्टीज टू जिनेवा कन्वेंशन, एंड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 वो क्या कहते थे कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, नेचुरल प्रोलैंगेशन ऑफ अ लैंड टेरिटरी अंडर द सी, नीचे आपके समुद्र के नीचे कुछ ऐसी लैंड टेरिटरी होती है जिसको आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो उसके लिए हमारे पास जनेवा कन्वेंशन 1958 की है, तो उन्होंने कहा था कि इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल आप इस पे लगा सकते हैं। क्या मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का शेयर। लेकिन अगर हम यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर इनटू ग्रीन, अगर इक्वी डिस्टेंस लगा रहे हैं तो आप देखिए, अगर ये सपोज दे आर द इक्वी डिस्टेंस लाइन्स, तो यहाँ पर इन दोनों का शेयर तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर जर्मनी का भी इतना लेते हैं तो जर्मनी का काफी पीछे तक ही शेयर रहता है, ठीक है। सो इट वाज नॉट डीप देयर इन नॉर्थ सी, बट यहाँ पर जर्मनी ने क्या कहा था कि आई एम नॉट अ पार्टी टू जिनेवा कन्वेंशन, सो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल नहीं लगना चाहिए बल्कि इक्विटेबल प्रिंसिपल लगना चाहिए, ताकि उनको भी जर्मनी, सॉरी डेनमार्क और नीदरलैंड के अकॉर्डिंगली ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। तो यहाँ पे हेल्ड क्या किया गया था कि जो जर्मनी है, सिंस उसने रेटिफाई नहीं करी है आपकी कन्वेंशन, तो वो इज नॉट बाउंड बाय आर्टिकल 6 जो इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, एंड हेंस इक्विडिस्टेंस मेथड उन पे अप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर इक्विटेबल प्रिंसिपल लगा था जिसकी वजह से आप देखें जर्मनी को भी इक्विटेबल शेयर मिला था। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है ये बताती हैं कि तीनों को, चाहे वो नीदरलैंड है, डेनमार्क है, जर्मनी है, उनको यहाँ तक इक्विटेबल शेयर मिला था, जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है,
ठीक है? सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल कन्वेंशंस. इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनेशनल कस्टम. होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें. और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.